हमारे सभी प्यारे साथियों, हम यूट्यूब चैनल गेट गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम लोग मटेरियल टेस्टिंग के यूनिट 3 की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का ये पार्ट 3 होने वाला है। अभी तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ब्रिक मैसनरी को कवर कर लिया था और हम आज के इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड से शुरू करने वाले हैं। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है। Bricks are laid with their long face और स्ट्रेचर शोइंग ऑन द वॉल फेस। यानी कि अगर आपके दीवार सामने से देखने पर ईंटों के लंबे लंबे पार्ट्स को अगर दिखा रहा है, लॉन्ग वाले पार्ट्स को, तो फिर वो आपका स्ट्रेचर कहलाता है, वो स्ट्रेचर का पार्ट कहलाता है। और उस स्ट्रेचर के पार्ट से मिला करके आपके वॉल में जो बॉन्ड बनती है उसे हम लोग स्ट्रेचर बॉन्ड कहते हैं। इट इज कॉमनली यूज्ड इन हाफ ब्रिक थिक वॉल्स। ये कॉमनली हाफ ब्रिक थिक वॉल्स में यूज किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपका ब्रिक कुछ इस तरह से रखा हुआ होगा और इस केस में आपका जो ये वाला पोर्शन होगा, ये तो इसका लॉन्ग पोर्शन हो जाएगा, जिसकी जो साइज होती है वो 19, यहाँ पर इसकी चौड़ाई 9 और यहाँ पर इसकी डेप्थ 9 होती है। तो ये जो डेप्थ 9 है ये लगभग इसका हाफ है, तो यानी ये इसके हाफ पोर्शन को शो कर रहा है। तो वही इसमें इसके द्वारा कहा जा रहा है कि इट इज कॉमनली यूज्ड इन हाफ ब्रिक थिक वॉल्स और पार्टीशन वॉल्स। इट इज क्विक एंड इकोनॉमिकल बट हैज लो स्ट्रेंथ। ये काफी क्विक होता है, इकोनॉमिकल होता है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ काफी लो होती है। और यह लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स के लिए सुटेबल नहीं होता, क्योंकि चूंकि इसकी थिकनेस केवल हाफ ब्रिक की होती है, तो यह लोड बियरिंग वॉल्स के लिए सुटेबल नहीं होगा, यह उतने लोड को नहीं झेल पाएगा। जो आपका सेकेंड बॉन्ड है वो है हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड क्या होता है कि सामने से फेस देखने पर आपका लगभग हेडर की तरह लगे, लाइक कुछ इस तरह का। तो जब ये इस तरह का रहेगा तो उस केस में आपका देखिए, अगर कुछ इस तरह का रहेगा तो लोड को लेने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, और इस वजह से ये जो वॉल्स होते हैं वो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। ऑल ब्रिक्स आर लेड विथ देयर शॉर्ट फेस विजिबल। सभी ब्रिक्स ऐसे बिछाए जाएंगे जैसे कि उनका केवल शॉर्ट फेस विजिबल हो। इसका यूज वन ब्रिक थिक वॉल्स में किया जाता है ताकि प्रॉपर बॉन्डिंग बनी रहे। ये गुड ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यह ट्रांसवर्स मतलब जो लंबाई की दिशा से हट करके हो, तो उसका स्ट्रेंथ ये काफ़ी अधिक प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका यूज लोड बियरिंग वॉल में हम अधिक करते हैं। इस ऑफन यूज्ड इन कर्व्ड और सर्कुलर वॉल्स। इनका यूज कर्व्ड या फिर सर्कुलर वॉल्स में भी काफ़ी अधिक करते हैं। जो आपका अगला बॉन्ड है वो है इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है? अल्टरनेटिंग कोर्स ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स आर यूज्ड इन दिस बॉन्ड। यानी कि इसमें इंग्लिश बॉन्ड में क्या होगा, पहले एक पहले क्या होगा, जो आपका एक ये आपका 2 कोर्स है, ये आपका 2 कोर्स है, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि कई सारे आपके हेडर बॉन्ड्स होंगे। उसके बाद अगले कोर्स में स्ट्रेचर बॉन्ड, अगले पहले कोर्स में आपके हेडर बॉन्ड होंगे और दूसरे कोर्स में आपके पहले कोर्स में आपके स्ट्रेचर बॉन्ड होंगे और दूसरे कोर्स में इस तरह से हेडर बॉन्ड होंगे। तो ये यही इसका कहना है कि इसमें अल्टरनेटिंग कोर्स में हेडर और स्ट्रेचर्स यूज किए जाएंगे, जिसमें हेडर्स आर सेंटर्ड ओवर स्ट्रेचर्स ओवर द कोर्स बिलो। यानी कि हेडर जो होगा वो स्ट्रेचर्स के सेंटर्स में लगभग होगा और ये पूरे के पूरे कोर्स में होगा। यानी कि हेडर जो होगा वो स्ट्रेचर के ऊपर होगा, और इनकी इसका इसके कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए ये आपके हेडर बॉन्ड था, स्ट्रेचर बॉन्ड था, तो जो हेडर बॉन्ड होगा वो इनके लगभग बीच में होगा, ताकि जो बॉन्डिंग है वो अल्टरनेट बनी रहे, वो एक के ऊपर एक ना आए। इससे अगर एक के ऊपर एक आ जाएगी तो फिर लोड आते ही आपका ईंट बिखर जाएगा। वही इसमें कह रहा है। इट गिव्स एक्सीलेंट स्ट्रेंथ
एंड इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन थिक वॉल्स। ये एक्सीलेंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देती है और इसका कॉमनली यूज थिक वॉल्स में किया जाता है। इट इज़ सुटेबल फॉर लोड बियरिंग एंड बाउंड्री वॉल्स। यह लोड बियरिंग और बाउंड्री वॉल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होती है। जो आपका अगला बॉन्ड है वो है फ्लेमिश बॉन्ड। ईच कोर्स कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग हेडर एंड स्ट्रेचर ब्रिक्स। इसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए ये कोई एक आपका दीवार का कोर्स है, एक कोई रद्दा है। इसमें सबसे पहले एक तो आपका स्ट्रेचर होगा, देन उसके बाद फिर अगला हेडर, फिर उसके बाद अगला स्ट्रेचर, फिर उसके बाद अगला हेडर, अगला स्ट्रेचर। इस तरह से होगा आपका फ्लेमिश बॉन्ड में। इट इज़ मोर अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस। ये अपीयरेंस में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है इंग्लिश बॉन्ड की तुलना में, लेकिन यह इंग्लिश बॉन्ड की तुलना में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा अगर इसको प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट ना किया जाए। इसका यूज वन ब्रिक और हाफ ब्रिक थिक वॉल्स में भी दोनों में किया जा सकता है। आपका अगला बॉन्ड है वो है इंग्लिश फ्लेमिश कंपोजिट बॉन्ड। इसको या तो इंग्लिश फ्लेमिश बॉन्ड कहेंगे या फिर इसको कंपोजिट बॉन्ड करेंगे। इट कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ इंग्लिश बॉन्ड विद लुक्स ऑफ फ्लेमिश बॉन्ड। इस बॉन्ड में क्या होगा कि आपको स्ट्रेंथ इंग्लिश बॉन्ड की मिलेगी और लुक्स आपका फ्लेमिश बॉन्ड का मिलेगा। स्ट्रेंथ स्ट्रेचर कोर्स फेस आउटसाइड एंड हेडर कोर्स इनसाइड। अगर आपको फ्लेमिश बॉन्ड का इसमें जो स्ट्रेचर कोर्स होगा वो आपका बाहर की साइड होगा और जो हेडर का कोर्स होगा वो अंदर की साइड होगा। इट इज़ यूज्ड व्हेन बोथ स्ट्रेंथ एंड गुड अपीयरेंस नीड। यानी कि अगर आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए और गुड अपीयरेंस भी चाहिए तो फिर हम लोग कंपोजिट बॉन्ड बनाते हैं। इट इज़ कॉम्प्लेक्स टू कंस्ट्रक्ट बट प्रोवाइड एस्थेटिक वैल्यू। इसको कंस्ट्रक्शन करना इसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन एस्थेटिक वैल्यू प्रोवाइड करता है, आपके अपीयरेंस को काफ़ी अच्छा बनाता है। जो आपका अगला बॉन्ड है वो है डच बॉन्ड। इट इज़ अ वेरिएशन ऑफ इंग्लिश बॉन्ड विद अ स्ट्रेचर बॉन्ड ओवर एट द कॉर्नर। यह इंग्लिश बॉन्ड का वेरिएशन होता है इसके साथ में स्ट्रेचर जो है कॉर्नर पर होता है इसके। यह अपीयरेंस को इम्प्रूव करता है और स्ट्रेंथ इस जंक्शन पर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इसका सबसे ज़्यादा यूज कॉमनली बिल्डिंग कॉर्नर्स और गेटवे में इसका यूज करते हैं और यह ब्यूटी और स्ट्रेंथ दोनों को एफिशिएंटली कंबाइन कर देता है। जो आपका अगला बॉन्ड है वो है रैंकिंग बॉन्ड। इस पर आपके एग्जाम में आपकी टिप्पणी लिखने को आ सकता है, रैंकिंग बॉन्ड पर और जिगजैग बॉन्ड पर। तो ब्रिक्स आर लेड डायगोनली इन स्पेसिफिक कोर्स। आपकी जो ईंटें होती हैं वो डायगोनली एक स्पेसिफिक कोर्स में लगी होती हैं। इनका यूज थिक वॉल और बेटर बॉन्डिंग स्टेबिलिटी के लिए किया जाता है। इसके मेनली दो टाइप के होते हैं, डायगोनल रैंकिंग बॉन्ड और हेरिंगमैन रैंकिंग बॉन्ड। इट गिव्स बेटर इंटरलॉकिंग बिटवीन इनर एंड आउटर ब्रिक्स। ये काफ़ी अच्छा इंटरलॉकिंग देता है इनर और आउटर ब्रिक्स के बीच। जो आपका अगला बॉन्ड है वो है जिगजैग बॉन्ड। ब्रिक्स आर लेड इन जिगजैग पैटर्न। इट्स इज मेनली यूज्ड फॉर फ्लोरिंग। इनका यूज अधिकतर फ्लोरिंग में किया जाता है। यह बेटर इंटरलॉकिंग और अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं। इसका यूज एस्थेटिक पर्पस के जब इसका यूज तब किया जाता है जब एस्थेटिक पर्पस ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, न कि स्ट्रेंथ। और ये कॉमनली पेवमेंट्स, वॉकवे और गार्डन पैटर्न्स में इसका यूज किया जाता है। जो आपका अगला बॉन्ड है वो है गार्डन वॉल बॉन्ड। इट इज़ यूज्ड इन गार्डन और बाउंड्री वॉल फॉर विजुअल अपील। या गार्डन या फिर बाउंड्री वॉल में विजुअल अपील के लिए इसका यूज किया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ कम होती है इंग्लिश और फ्लेमिश बॉन्ड से और इसका पैटर्न वेरी करता है कुछ कोर्सेज के लिए, जैसा भी हम इसको डेकोरेशन इसकी करना चाहें। आपका अगला बॉन्ड है वो है फेसिंग बॉन्ड। ये आपका लास्ट बॉन्ड है। डिफरेंट बॉन्ड्स आर यूज्ड ऑन फेसिंग एंड बैकिंग ऑफ वॉल्स। इसमें फेसिंग और बैकिंग पर अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स यूज होते हैं। यह अपीयरेंस को इम्प्रूव करता है और स्ट्रेंथ को इंटरनली मेंटेन करता है। और यह कंपोजिट ब्रिक वॉल्स में काफ़ी कॉमनली यूज किया जाता है। यह इंश्योर करता है कि
हमारा एक जो अपीयरेंस है वो एक क्लीन फिनिश और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर केबल और केबल स्ट्रेचर ही हर कोर्सेस में लगाए गए हैं, तो इसलिए हो गया स्ट्रेचर बॉन्ड। यहाँ पर क्या है कि केबल और केबल हेडर हर कोर्स में लगाया गया है, इसलिए ये हेडर बॉन्ड हो जा रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, एक लेयर स्ट्रेचर है और अगली लेयर हेडर है, फिर अगली स्ट्रेचर है, देन अगली हेडर है, तो यह इंग्लिश बॉन्ड को दर्शाता है। बात करें अगर फ्लेमिश बॉन्ड की, तो फ्लेमिश बॉन्ड में क्या था, एक स्ट्रेचर एक ही कोर्स में, एक स्ट्रेचर और एक हेडर अल्टरनेट कोर्स में रहेंगे, तो वो यहाँ पे सीन करने को मिल रहा है। ये फ्लेमिश बॉन्ड का एग्जाम्पल है। रैंकिंग बॉन्ड में क्या था, डायगोनली स्पेसिफिक कोर्स के रूप में ब्रिक्स बिछाए जाएंगे, स्पेसिफिक कोर्स के रूप में ब्रिक्स बिछाए जाएंगे डायगोनली, तो वो आपका रैंकिंग बॉन्ड को यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पर जिगजैग बॉन्ड भी इस तरह से आप देख सकते हैं। इसकी फिगर बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप सभी एग्जाम में अच्छे मार्क्स पा जाएंगे। बात करें अगर कुछ डिफरेंस की, जो कि आपके एग्जाम से पूछ सकता है और आपको जानना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इनमें सबसे पहला डिफरेंस है स्ट्रेचर बॉन्ड और हेडर बॉन्ड के बीच। जो ब्रिक ओरिएंटेशन होता है वो स्ट्रेचर बॉन्ड में ब्रिक लेड विद देयर लॉन्ग फेस, यानी कि ब्रिक ओरिएंटेशन क्या होता है कि ब्रिक हमारा कैसे बिछाया जा रहा है। स्ट्रेचर बॉन्ड में हमारा जो ब्रिक होता है वो लंबे फेस के साथ बिछाया जाता है, जबकि हेडर बॉन्ड में शॉर्ट फेस के साथ। वॉल थिकनेस की बात की जाए तो स्ट्रेचर बॉन्ड हाफ ब्रिक वॉल के लिए सुटेबल होता है, जबकि हेडर बॉन्ड 1 ब्रिक थिक वॉल्स या फिर मोर के लिए यूज किया जाता है। जो आपका अगला पॉइंट है, स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेचर बॉन्ड ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ इसकी वीक होती है, जबकि हेडर बॉन्ड की ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ बेटर होती है। यूज की बात की जाए तो स्ट्रेचर बॉन्ड का यूज पार्टीशन वॉल, इंटरनल नॉन लोड बियरिंग वॉल्स में किया जाता है, जबकि हेडर बॉन्ड का यूज कर्ड वॉल्स और लोड बियरिंग वॉल्स में इसका यूज किया जाता है। अपीयरेंस की बात करें तो स्ट्रेचर बॉन्ड यूनिफॉर्म और सिंपल लुक देता है, जबकि आपका जो हेडर बॉन्ड होता है वो आपका काफ़ी कॉम्पैक्ट और डेंस अपीयर होता है। बॉन्डिंग की बात की जाए तो स्ट्रेचर बॉन्ड वीक होता है क्योंकि उसमें कुछ ओवरलैप्स आ जाते हैं, जबकि जो आपका हेडर बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है क्योंकि इसमें काफ़ी अधिक ओवरलैप्स आते हैं ब्रिक के बीच। बात करें अगर डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड फ्लेमिश बॉन्ड की, तो कोर्स अरेंजमेंट जो होता है वो इंग्लिश बॉन्ड में अल्टरनेटिव कोर्स होता है हेडर्स और स्ट्रेचर्स का, यानी कि एक कोर्स आपका हेडर होगा और दूसरा स्ट्रेचर होगा, जबकि फ्लेमिश बॉन्ड में एक ही कोर्स में अल्टरनेट होंगे, पहला स्ट्रेचर दूसरा हेडर या फिर पहला हेडर दूसरा स्ट्रेचर। स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इंग्लिश बॉन्ड फ्लेमिश बॉन्ड की तुलना में ज़्यादा स्ट्रांग और ड्यूरेबल होता है। अपीयरेंस की बात की जाए तो इंग्लिश बॉन्ड आपका सिंपल लुक देता है, जबकि आपका फ्लेमिश बॉन्ड जो होता है वो काफ़ी अच्छा अपीयरेंस देता है। ईजी टू कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इंग्लिश बॉन्ड आपका कंस्ट्रक्शन करने में काफ़ी आसानी होता है, जबकि फ्लेमिश बॉन्ड के लिए कंस्ट्रक्शन मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होती है स्किल लेबर्स की। अगर बात करें कॉमन यूजेस की, तो जो आपका इंग्लिश बॉन्ड होता है वो लोड बियरिंग वॉल के लिए प्रेफर किया जाता है, और जबकि जो आपका फ्लेमिश बॉन्ड होता है वो आपका एस्थेटिक वैल्यू जहाँ पर इंपॉर्टेंट हो वहाँ पर उसका यूज किया जाता है। कॉस्ट की बात करें तो आपका इंग्लिश बॉन्ड इकोनॉमिकल होता है और ये कम ईंटों का यूज किया जाता है इसमें, जबकि आपका फ्लेमिश बॉन्ड जो होता है वो स्लाइटली कॉस्टियर होता है और इसमें स्किल लेबर और काफ़ी अधिक जॉइंट्स की होती है। बात करें आपके स्टोन मैसनरी की, स्टोन मैसनरी मीन्स बिल्डिंग वॉल्स एंड स्ट्रक्चर्स यूजिंग नेचुरल स्टोन्स। स्टोन मैसनरी में क्या होता है कि आप वॉल्स और स्ट्रक्चर्स को बनाते हो नेचुरल स्टोन की हेल्प से, जिसके एग्जांपल है ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एटसेट्रा, विच आर ज्वाइंट यूजिंग सीमेंट और लाइम मोर्टार। इनको सीमेंट या फिर लाइम मोर्टार के थ्रू ज्वाइंट किया जाता है। ये स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा रूप से फाउंडेशन, बाउंड्री वॉल्स, रिटेनिंग वॉल्स और हेरिटेज बिल्डिंग्स में इसका यूज किया जाता है। अगर बात करें इससे टाइप्स की स्टोन मैसनरी के, तो आपके मेनली दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक होता है रबल मैसनरी और दूसरा होता है एशलर मैसनरी। रबल मतलब स्टोन को या तो एकदम ही उसको शेप नहीं दिया जाएगा या फिर बहुत ही हल्का फुल्का शेप दिया जाएगा,
जबकि एशलर मेसनरी में क्या होता है कि स्टोन को एक प्रॉपर तरीके से उसकी फिनिशिंग की जाती है, उसकी अच्छे से शेप दिया जाता है। रबर मेसनरी के भी कुछ टाइप्स हैं जिसमें कोर्स रबर, अनकोर्स रबर, रैंडम रबर, ड्राई रबर, पॉलीगोनल रबर और फ्लिंट रबर इसके एग्जांपल्स हैं। जबकि एशलर मेसनरी में एशलर फाइन, एशलर रफ टूल्ड, एशलर रॉक एंड क्वेरी फेस्ट, एशलर चैम्पर्ड और एशलर ब्रॉक इन कोर्स। बात करें अगर रबर मेसनरी की, it is made from undressed or roughly dressed stone of irregular shape and size। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका रबर मेसनरी होता है वो या तो अनड्रेस्ड होता है, यानी कि उसकी बिल्कुल ही कढ़ाई नहीं की गई होती है, बिल्कुल भी उस पर शेप नहीं दिया गया होता, या फिर हल्का फुल्का उसको शेप दिया जाता है और ये इरेगुलर शेप और साइज के होते हैं। ये स्टोन्स बिना किसी रेगुलर कोर्स के बिछाए जाते हैं और जो गैप्स होता है वो मोर्टार के साथ फिल कर दिया जाता है। इसका यूज फाउंडेशन में, कंपाउंड वॉल्स में और रूरल कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। ये इकोनॉमिकल होते हैं लेकिन दिखने में कम अट्रैक्टिव होते हैं और इनमें अधिक मोर्टार की रिक्वायरमेंट होती है। बात करें अगर इनके टाइप्स की, तो इनके कुछ टाइप्स जो मेनली यूज किए जाते हैं वो हैं, इसमें जो पहला है कोर्स रबर मैसनरी। स्टोन्स आर रफली ड्रेस्ड एंड लेड इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लेयर्स। जो आपके स्टोन्स होते हैं वो रफली ड्रेस्ड होते हैं और ये यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लेयर्स या फिर कोर्सेस में इसको लगाए जाते हैं। ये बेटर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं रैंडम रबर मैसनरी के तुलना में। बात करें अगर अनकोर्स रैंडम रबर मैसनरी की, यानी इसमें कोई कोर्स नहीं होगा, ऐसे ही लगा दिया जाएगा। तो इरेगुलर स्टोन्स आर लेड विदाउट मेंटेनिंग हॉरिजॉन्टल कोर्स, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। और इसका यूज मोस्टली सस्ते कंस्ट्रक्शन और रेगुलर रूरल बिल्डिंग्स में इसका यूज किया जाता है। आपका जो अगला टाइप है वो है रैंडम रबर मैसनरी। स्टोन्स ऑफ इरेगुलर साइज एंड शेप आर यूज्ड विदाउट एनी डिफाइंड पैटर्न। आपके इरेगुलर साइज के स्टोन्स और स्टोन्स जो होंगे वो बिना इरेगुलर साइज और साइज और शेप के यूज किए जाएंगे, बिना किसी डिफिनिट पैटर्न के। इनका इट इज़ मोस्ट बेसिक एंड इकोनॉमिकल टाइप ऑफ मैसनरी। ये मैसनरी का काफ़ी बेसिक और इकोनॉमिकल टाइप है। अगला बात करें ड्राई रबर मैसनरी का, तो इसमें जो स्टोन्स होते हैं वो बिना किसी मोर्टार के यूज किए जाते हैं, केवल इंटरलॉकिंग के थ्रू, इसीलिए इनको ड्राई रबर मैसनरी कहा गया है। इनका ये कॉमनली जो है टेम्पररी वर्क्स, हिली रीजन्स और रिटेनिंग फॉल्स में इसका यूज किया जाता है। बात करें अगर अगले अगले टाइप की, तो वो है पॉलीगोनल रबर मैसनरी। जो आपका इसमें स्टोन्स होंगे वो ड्रेस्ड होंगे पॉलीगोनल शेप में, यानी कि स्टोन को पॉलीगोनल शेप में बनाया जाएगा और ये पजल की तरह एक दूसरे से फिटेड होंगे, कुछ इस तरह से, इस तरह से। कुछ इस तरह से ये आपके पजल की तरह इंटरलॉक किए होंगे। अब ये जो है आपको एक डेकोरेटिव अपीयरेंस देते हैं और इनका यूज एस्थेटिक वर्क्स में किया जाता है। जो आपका अगला और लास्ट रबर मैसनरी का टाइप है वो है फ्लिंट रबर मैसनरी। इसमें फ्लिंट स्टोन्स का यूज किया जाता है जो कि हार्ड और इरेगुलर होते हैं और इनको कंबाइन करने के लिए मोर्टार का यूज किया जाता है। इनको जनरली हिस्टोरिकल और डेकोरेटिव वर्क्स में इसको देखा जाता है, स्पेशली ओल्ड इंग्लिश बिल्डिंग्स में। जो आपका अगला टाइप है एशलर मैसनरी, तो इसमें आपके जो स्टोन्स होंगे वो काफ़ी फाइनली ड्रेस्ड होंगे और यूनिफॉर्म शेप एंड साइज के होंगे। इनमें इट इज़ लेड इन रेगुलर कोर्स विद मोर्टार जॉइंट्स। ये रेगुलर कोर्सेस में इनको बिछाया जाता है और इनमें पतला मोर्टार जॉइंट्स होता है 3 से 6 mm का। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और एक्सीलेंट अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं। इनका यूज हाई एंड बिल्डिंग्स में और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में किया जाता है। अगर बात करें इनके टाइप्स की, तो इसमें जो आपका सबसे पहला टाइप्स आता है वो है एशलर फाइन मशीनरी। स्टोन्स आर प्रिसाइजली कट एंड ड्रेस्ड ऑन ऑल साइड्स विद अ स्मूथ सरफेस। जो आपके स्टोन्स होते हैं वो काफ़ी प्रिसाइजली कट होते हैं और ये हर साइड से ड्रेस किए होते हैं
और ये इनका जो सरफेस होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है। इसमें जो जॉइंट्स बनते हैं वो काफ़ी पतले बनते हैं, यूनिफॉर्म बनते हैं और एक हाई क्लास पॉलिश्ड लुक आपको प्रोवाइड करते हैं। जो आपका अगला टाइप है वो है एस्लर रफ टूल्ड मैसनरी। Stone's faces are roughly tooled or chiseled but edges and sides are regular। यानी कि जो आपके स्टोन का फेस होगा वो रफली टूल्ड होगा, लेकिन जो एज और साइड्स होंगे वो रेगुलर होंगे। ये यूनिफॉर्म कोर्स को मेंटेन किए रहते हैं विद स्लाइटली रफ अपीयरेंस। इसमें जो आपका अगला टाइप है वो है एस्लर रॉक और क्वेरी फेस्ड मशीनरी। ओनली द एजेस आर ड्रेस्ड व्हाइल द फेस ऑफ द स्टोन इज लेफ्ट रफ। केवल जो एजेस होंगे वो ड्रेसिंग किए होंगे, जबकि इसका जो फेसिंग होगा वो रफली इसको छोड़ दिया गया होगा। इसका यूज नेचुरल और रस्टिक लुक जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वहां पर किया जाता है, जैसे कि रिटर्निंग वॉल्स में। अगला आपका टाइप है वो है एस्लर चैम्फर्ड मशीनरी। एजेस ऑफ ईच स्टोन आर बेवल्ड और चैम्फर्ड क्रिएटिंग ग्रूव्स अराउंड द फेसेस। यानी कि हर एक स्टोन का जो एज होगा वो या तो बेवल्ड किया होगा या फिर चैम्फर्ड किया होगा, उसका भी हमको फिगर दिखाएंगे आगे। इसमें जो ग्रुप्स क्रिएट करेंगे अराउंड द फेस क्रिएट करेंगे। ग्रुप्स यानी इसमें जो खांचे होंगे, ये एक डेकोरेटिव और हाईलाइट अपीयरेंस देता है मैसनरी को। जो आपका अगला टाइप है वो है एस्लर ब्लॉक इन कोर्स मशीनरी। एस्लर ब्लॉक ऑफ डिफरेंट हाइट्स बट सम थिकनेस आर लेड इन कोर्सेस। यानी कि जो आपके एस्लर ब्लॉक्स होते हैं, अच्छे से गढ़े हुए ब्लॉक्स, वो आपके डिफरेंट हाइट के होते हैं लेकिन सेम थिकनेस के होते हैं। इनको एक कोर्सेस में बिछाया जाता है। ये स्लाइटली वेरिड टेक्सचर देते हैं जब इन्हें एस्लर स्टाइल में मेंटेन किया जाता है। अब एक एक करके एक एक का देख लेते हैं फिगर। जो आपका ये दिखा रहा है ये अनकोच्ड रैंडम रबल मैसनरी दिखा रहा है। इसमें पत्थरों को जो है कोई किसी साइज में मेंटेन नहीं किया गया है। ये जो आपका ये दिखाई दे रहा है ये आपका एस्लर फाइन है। आप देख पा रहे हैं इसमें जो जॉइंट्स हैं वो काफी पतले पतले हैं। ये आपका एस्लर चैम्फर्ड है। ये आपका इस तरह से आपका यहाँ पे ग्रुप्स कटे होते हैं और यहाँ पर ये कोस्ट डबल मैसनरी है, जैसा कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं लेकिन सेम थिकनेस के हैं। अब आपका जो अगला टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है वॉल। Walls are vertical structural element in a building that enclose or divide space और and bear loads। जो आपके walls होते हैं वो vertical structure element होते हैं किसी बिल्डिंग में, जो कि enclose करते हैं या फिर स्पेस को डिवाइड करते हैं और लोड को बियर करने का काम करते हैं। बात करें इनके फंक्शंस की, तो ये जो वॉल होते हैं वो रूफ के लोड को सपोर्ट करते हैं, फ्लोर को और अपर पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर इनको ये सपोर्ट करने का काम करते हैं। ये किसी बिल्डिंग में रूम्स को सेपरेट और स्पेस देने के रूम को सेपरेट करने के लिए और स्पेस देने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। ये इंटीरियर को वेदर कंडीशन जैसे कि रेन, हीट और विंड से प्रोटेक्ट करते हैं। ये एनिमल्स से हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। वॉल्स हमें स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी हमारे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को देते हैं। इनका यूज कुछ जगह पर कुछ प्रोसेस करके अगेंस्ट इंसुलेटिंग के लिए किया जाता है, जैसे कि हीट, साउंड और मॉइस्चर इंसुलेटिंग के लिए। जो आपके वॉल्स होते हैं वो प्राइवेसी मेंटेन करते हैं बिल्डिंग के डिफरेंट पार्ट्स के बीच। बात करें अगर टाइप्स ऑफ वॉल्स की, हमारे वॉल्स कितने टाइप के होते हैं, तो इसमें जो आपका सबसे पहला आता है वो होता है लोड बियरिंग वॉल, जो कि स्ट्रक्चरल लोड और को सपोर्ट करता है और लोड आपके जो लोड्स हैं उसको फाउंडेशन तक ट्रांसफर करने का काम करता है। आपकी लोड बियरिंग वॉल मोटी होती है, जैसे कि 9 आपकी 9 इंची, 18 इंची, इस तरह से। जो आपकी नॉन लोड बियरिंग वॉल्स होती हैं ये स्ट्रक्चरल लोड को कैरी नहीं करता, केवल इनका यूज पार्टीशन के लिए किया जाता है, जैसे कि आपका स्ट्रेचर बॉन्ड के रूप में जो भी वॉल्स बनाए जाते हैं। जो आपका तीसरा वॉल्स होता है वो होता है कैविटी वॉल। इट इज अ वॉल टाइप ऑफ कंसिस्ट ऑफ टू वॉल्स विद अ गैप बिटवीन देम फॉर इंसुलेशन एंड मॉइस्चर प्रोटेक्शन। ये एक वॉल का टाइप होता है जिसमें दो वॉल्स एक दूसरे के बीच गैप बनाकर लगाए जाते हैं और उनके बीच इंसुलेशन एंड मॉइस्चर प्रोटेक्शन
के रूप में कुछ मटेरियल या तो फिल किए जा सकते हैं या फिर उसको वैसे ही छोड़ा जा सकता है। और चौथा वॉल्स है आपका, वो है प्रोटेक्शन वॉल्स। द वॉल्स आर यूज टू डिवाइड इंटरनल स्पेस ऑफ अ बिल्डिंग। प्रोटेक्शन वॉल्स का यूज बिल्डिंग के बीच में इंटरनल स्पेस को डिवाइड करने के लिए किया जाता है। बात करेगा शियर वॉल की, तो यह लैटरल फोर्सेस जैसे कि विंड या फिर अर्थक्वेक को रजिस्ट करने का काम करते हैं। रिटेनिंग वॉल्स आपके सॉइल, उसके वॉल्स के पीछे की जो भी सॉइल्स होगी उसको या फिर स्लोप्ड एरिया में अर्थ मटेरियल को वो रोकने का काम करता है, रिटेन करने का काम करता है, इसीलिए उसका नाम रिटेनिंग वॉल है। बात करें अगर फायर वॉल की, तो यह आग को बिल्डिंग के डिफरेंट सेक्शंस में फैलने से रोकता है। कर्टन वॉल, ये एक एक्सटर्नल नॉन लोड बियरिंग वॉल होता है, ग्लास का या फिर लाइट वेट मटेरियल का होता है ये। बात करें अगर पैनल वॉल्स की, तो ये प्रीफेब्रिकेटेड नॉन लोड बियरिंग वॉल होते हैं, इनका यूज क्विक इंस्टॉलेशन के लिए किया जाता है। अगर बात करें पैरापेट वॉल की, तो ये लो प्रोटेक्टिव वॉल होते हैं जो कि एज के जो लो प्रोटेक्टिव वॉल अलोंग द एज ऑफ अ रूफ और बालकनी, ये बालकनी या फिर छत के एज के अलोंग बनाए जाते हैं। आपके जो रूफ छत के ऊपर जो भी आप देखते होंगे वॉल्स जो कि आपकी सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं, वो आपके ब्रिक वॉल्स, वो आपके पैरापेट वॉल्स होते हैं। अब लोड बियरिंग वॉल्स की अगर बात करें, तो लोड बियरिंग वॉल सपोर्ट द वेट ऑफ स्ट्रक्चर अबव इट सच एज स्लैब और बीम। यानी कि जो आपका लोड बियरिंग वॉल होता है वो अब इसके ऊपर जो भी आपके बीम से आप स्लैब होते हैं उनकी वेट को नीचे फाउंडेशन तक ट्रांसफर करने का काम करता है। ये लोड को सेफली फाउंडेशन पर ट्रांसफर कर देता है। दीज वॉल्स आर इसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ बिल्डिंग। यानी कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस के लिए आपको स्ट्रक्चरल इसका मेंटेन है इसका लोड, इसके लिए इन वॉल्स का यूज किया जाता है। ये इसमें जो कॉमन मटेरियल्स यूज किए जाते हैं वो है आपके ब्रिक, स्टोन और कंक्रीट ब्लॉक्स। अगर बात करें आपके फीचर्स की, लोड बियरिंग वॉल्स के फीचर्स की, आप यहाँ पर इसमें देख पा रहे हैं लोड बियरिंग वॉल। इसमें जो आपका सबसे नीचे आपका कंक्रीट बेड लगाया गया है, उसके ऊपर आपके ब्रिक के कोर्सेस लगाए गए हैं। इनके बीच का ये जो आपको गैप दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं ऑफसेट, ऑफ सेट। जो आपका कंक्रीट का सेटअप होता है, जो कंक्रीट के ऊपर जो सबसे पहला आपका ये वाला पार्ट होता है, ये 15 सेंटीमीटर का इसमें गैप छोड़ा जाता है, जबकि उसके ऊपर जो ऑफसेट छोड़ा जाता है वो 5-5 सेंटीमीटर के आपके छोड़े जाते हैं। इट कैरीज द स्ट्रक्चरल लोड फॉर बीम, स्लैब एंड अपर फ्लोर। जो आपका लोड बियरिंग वॉल होता है ये स्ट्रक्चरल लोड को कैरी करता है बीम, स्लैब और अपर फ्लोर को फाउंडेशन पर ट्रांसफर करने का। ये लोड को डायरेक्टली फाउंडेशन पर ट्रांसफर कर देता है। इन वॉल्स का यूज थिकर, ये वॉल्स जो यूजुअली काफ़ी थिक होते हैं ताकि ये स्ट्रेंथ को ऐड कर सकें। ये ब्रिक, स्टोन या फिर कंक्रीट के बने होते हैं और सेपरेट स्ट्रक्चरल फ्रेम इज नॉट रिक्वायर्ड। इनके लिए कोई सेपरेट स्ट्रक्चरल फ्रेम बनाना रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ये कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं जो कि लो राइज बिल्डिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें ओपनिंग, फ्लैग डोर और विंडो काफ़ी लिमिटेड होते हैं ताकि ये स्ट्रक्चर में अपने लोड को काफ़ी आसानी से ट्रांसफ़र कर सके। इन्हें किसी भी स्टेबिलिटी के कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना इनको रिमूव नहीं किया जा सकता। बात करें अगर इनके एडवांटेज की कि लोड बियरिंग वॉल्स के कौन कौन से एडवांटेज हैं, तो ये स्ट्रक्चर बिल्डिंग को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये एक सेपरेट फ्रेम स्ट्रक्चर के नीड को रिड्यूस करते हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर मतलब बीम कॉलम सपोर्ट, तो ये उसके रिक्वायरमेंट को एक सेपरेट रिक्वायर्ड रहेगा, ये उसको जो है रिड्यूस करने का काम करते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और लो राइज कंस्ट्रक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। ये बेटर थर्मल और साउंड इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। ये ड्यूरेबल होते हैं और काफ़ी इनकी लाइफ लॉन्ग होती है अगर इनको प्रॉपर मटेरियल से मिला करके बनाया जाए। इनका कंस्ट्रक्शन आसान होता है लोकल मटेरियल की हेल्प से। बात करें अगर पार्टीशन वॉल्स की, तो पार्टीशन वॉल इज अ
नॉन लोड बियरिंग वॉल, ये एक नॉन लोड बियरिंग वॉल है। इनका यूज बिल्डिंग में इंटरनल स्पेस को डिवाइड करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, ये आपके पार्टीशन वॉल्स के रूप में, ये आपके पार्टीशन वॉल्स के एग्जांपल्स हैं। ये बिल्डिंग के डिफरेंट पार्ट्स, बिल्डिंग के स्पेस को डिफरेंट पार्ट में अलग करने का काम यहाँ पर ये कर रहे हैं। इट कैरीज नो स्ट्रक्चरल लोड ऑन ओनली सेपरेट रूम्स और एरियाज। ये कोई भी स्ट्रक्चरल लोड को कैरी नहीं करते हैं और केवल सेपरेट रूम या फिर एरिया बनाने का काम करते हैं। ये जो वॉल्स होते हैं यूजुअली पतले और लाइट वेट होते हैं। ये ब्रिक, ग्लास या प्लाईवुड, जिप्सम या फिर मेटल शीट से मिल करके बनाए जाते हैं। बात करें अगर इनके फीचर्स की, तो इट इज़ अ नॉन लोड बियरिंग वॉल यूज टू डिवाइड इंटरनल स्पेस। ये एक नॉन लोड बियरिंग वॉल होते हैं, इनका यूज इंटरनल स्पेस को डिवाइड करने के लिए किया जाता है। ये लाइट वेट होते हैं और स्ट्रक्चरल वॉल से थिनर होते हैं। इनको इनको कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी आसान होता है और इनको मॉडिफाई या फिर रिमूव किया जा सकता है जैसे भी इनकी ज़रूरत होती है। ये ब्रिक, प्लाईवुड, ग्लास, जिप्सम या फिर मेटल से बने होते हैं और ये बिल्डिंग में प्राइवेसी, साउंड इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये फ्लेक्सिबल, किसी भी बिल्डिंग में फ्लेक्सिबल स्पेस प्लानिंग में हेल्प करते हैं। अगर बात करें एडवांटेज की पार्टीशन वॉल्स के, तो इट इज़ इजी एंड क्विक टू कंस्ट्रक्ट। इनको कंस्ट्रक्ट करना काफ़ी आसान और तेज होता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं फॉर क्रिएटिंग सेपरेट एरियाज। इट इज़ लाइट वेट एंड रिड्यूस ओवरऑल बिल्डिंग लोड। ये काफ़ी हल्के होते हैं और बिल्डिंग के ओवरऑल वेट को रिड्यूस कर देते हैं। इनको मॉडिफाई करना या फिर रिमूव करना काफ़ी आसान होता है। ये बिल्डिंग के अंदर इंटीरियर प्राइवेसी और साउंड इंसुलेशन को इनहेंस करते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं इंटीरियर डिज़ाइन और लेआउट में। बात करें अगले वॉल्स की, तो वो है आपका कैविटी वॉल्स। तो कैविटी वॉल क्या होता है, ये एक दो पैरेलल लेयर्स इस तरह से बनी होती है बिल्डिंग का। ये क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया जा रहा है, ये एक पैरेलल व्यू है और दूसरा दूसरा आपका वॉल ये है। इनके बीच में आपका कुछ इस तरह से आपके टाई अप करके ये आपके छड़ बंधे होते हैं जो कि इसको स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। इनके बीच में आपके कुछ भी फिलिंग मटेरियल्स आपके भर दिए जाते हैं। तो वही ये कह रहा है, इट इज मेड ऑफ टू पैरेलल लीव्स ऑफ मशीनरी सेपरेटेड बाय ए कंटिन्यूअस एयर स्पेस। इनके बीच कंटिन्यूअस एयर स्पेस सेपरेट होता है। इन्हीं को आपको कैविटी कहा जाता है। जो आपके कैविटी वॉल होते हैं वो 3 मेन पार्ट से मिलकर के बने होते हैं। जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, अभी आपको हम ये दिखा रहे हैं, ये आपका एक कैविटी वॉल है। इसमें जो आपका सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, आउटर पार्ट, इसे हम कहते हैं एक्सटीरियर पार्ट ऑफ, इसे विच इज द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ बिल्डिंग, इसे हम आउटर लीफ कहते हैं। ये इसके अलावा जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है कैविटी। ये कंटिन्यूअस एयर स्पेस होता है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो इनके बीच कंटिन्यूअस एयर स्पेस होता है, ये कंटिन्यूअस एयर का ये फ्लो होता है यहाँ पे। जो आपका इनर लीफ होता है, जो इनर लीफ होता है विच इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ बिल्डिंग। जो आपका जो भीतर वाला ये जो तीसरा वाला पोर्शन था, ये जो आपका ये वाला पोर्शन था, ये इसको इनर लीफ बोला जाता है जो कि बिल्डिंग के इंटीरियर का पार्ट होता है। द थिकनेस ऑफ आउटर लीफ वॉल, द थिकनेस ऑफ आउटर लीफ वॉल विच इज यूजुअली नॉन लोड बियरिंग वॉल इज हाफ ब्रिक। यानी कि जो आपका बाहरी जो आपका आउटर लीफ होता है वो हाफ ब्रिक थिकनेस का होता है और जो आपका इनर वॉल होता है वो आपका लोड बियरिंग होता है और इसकी थिकनेस 1 ब्रिक से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपकी इसकी थिकनेस 19 या फिर 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। Exterior wall is most thinner and interior wall is of sufficient thickness to take the load। आपका जो exterior wall होता है वो पतला बनाया जाता है और जो आपका interior wall होता है वो sufficient thickness का बनाया जाता है ताकि ये लोड को ले सके। बात करें अगर जनरल फीचर्स ऑफ कैविटी वॉल की, कि कैविटी वॉल के कौन कौन से जनरल फीचर्स होते हैं, तो इनमें जो आपका सबसे पहला होता है वो होता है, इन केस ऑफ ब्रिक कैविटी वॉल ईच ब्रिक इज हाफ वॉल थिक। अगर आपका ब्रिक कैविटी वॉल का केस है तो फिर इसमें जो हर एक ब्रिक होगा
वो हाफ ब्रिक थिक का होगा। सच ब्रिक वॉल इज कैपेबल ऑफ टेकिंग लोड्स ऑफ 2 story बिल्डिंग ऑफ डोमेस्टिक टाइप। However, if heavier load are to be supported, the thickness of inner leaf can be increased in the multiple of half bricks। यानी कि अगर आपका एकदम नॉर्मल लोड का केस आ रहा है तो फिर आपका ये जो दोनों ब्रिक होगा वो हाफ ब्रिक का हो सकता है। अगर इन केस लोड अधिक आ रहा है तो बाहर वाला तो हाफ ब्रिक का होगा, लेकिन अंदर वाला हाफ ब्रिक के मल्टीपल में बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि एक ब्रिक, 1.5 ब्रिक, 2 ब्रिक्स, 2.5 ब्रिक्स, इस तरह से जैसी लोड की प्रॉपर्टी होगी। इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपका जो आउटर वॉल है ये पतला इसमें दिखाया गया क्योंकि हाफ ब्रिक का होता है, जो आपका इनर वॉल है वो अधिक ब्रिक का होता है इसलिए। और यहाँ पर बीच में ये डीपीसी दिया गया है ताकि अंदर से जो ग्राउंड से आने वाला मॉइस्चर है वो उसको प्रिवेंट कर सके। इसके अलावा जो आपका ये होता है, द कैविटी शुड नाइदर बी लेस देन 40 mm नॉट मोर देन 100 mm इन विड्थ। जो आपके कैविटी की जो विड्थ होती है वो ये ना तो 40 mm से आपकी कम होनी चाहिए, ना ही 100 mm से अधिक होनी चाहिए। जो आपके इनर और आउटर स्किन होते हैं और एडिक्वेटली टाइड टुगेदर बाय मींस ऑफ स्पेशल वॉल टाइज प्लेस्ड इन सुटेबल अरेंजमेंट्स। ये आपकी हो गई इनर वॉल, ये आपकी हो गई आउटर वॉल। अब क्या होता है कि इनके बीच का जो गैप होता है वो आपका 40 से 100 mm के बीच होना चाहिए और इनको आपस में बांधने के लिए टाई सेपरेटर्स लगाए जाते हैं ताकि ये दोनों दीवार आपस में एक दूसरे से जुड़े रहें, मेंटेन रहें। तो वही है यहाँ पर कह रहा है कि इनर एंड आउटर स्किन आर एडिक्वेटली टाइड टुगेदर बाय मींस ऑफ स्पेशल वॉल टाइज प्लेस्ड इन सुटेबल अरेंजमेंट। अगर बात करें इसके एडवांटेजेस की तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि कैविटी वॉल रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ मॉइस्चर पेनिट्रेशन। जो आपका कैविटी वॉल होता है वो मॉइस्चर पेनिट्रेशन की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, मॉइस्चर को आने के पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। ये जो आपका कैविटी वॉल होता है ये हीट ट्रांसमिशन वॉल के थ्रू जो है इसको प्रिवेंट करने का काम करता है। जो आपका कैविटी वॉल होता है ये साउंड के अगेंस्ट आपका काफ़ी अच्छा इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यह फ्लोरोसेंस के इफेक्ट को रिड्यूस करने का काम करता है। इसके अलावा ये बिल्डिंग को इकोनॉमिकल बनाता है, अच्छा कंफर्ट देता है और बिल्डिंग में हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करने का काम करता है। तो इसी के साथ आपका वॉल्स का टॉपिक खत्म हुआ। अगले वीडियो से हम लोग फ्लोर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये नोट्स बाई करना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।